नमस्कार। विज्ञान पर चर्चा में आपका स्वागत है। नैनो विज्ञान तथा नैनो प्रौद्योगिकी के इस श्रृंखला में आज हम पुनः चर्चा करेंगे लिमिट्स टू स्मॉलनेस में, अर्थात सूक्ष्मता की सीमाएं। जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा में देखा कि किसी भी पदार्थ की छोटी से छोटी साइज क्या हो सकती है, और जैसा कि आपने देखा कि फिजिक्स के अगर हम लोग 3 नियमों की बात करें, ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर इन तीनों को किसी तरीके से मर्ज किया जाए, यूनिफाइड किया जाए, तो हम एक उस मिनिमम या सूक्ष्मतम लंबाई तक पहुंच सकते हैं जिसे हम प्लांक लेंथ कहते हैं, और जिसे हमने पिछली बार कैलकुलेट भी किया और देखा कि ये मिनिमम लंबाई 10⁻⁻34 मीटर होती है। तो ये एक एस्पेक्ट था। आज हम उसी एस्पेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता के बेसिकली क्या सीमाएं हैं, या लिमिट ऑफ स्मॉलनेस नैनो मटेरियल या फिर नैनो साइंस या फिर नैनो टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या है। क्योंकि पहला पर्सपेक्टिव फिजिक्स का पर्सपेक्टिव था, जो कि सारी बोल सकते हैं कल्पनाओं को या फिर जो हाइपोथेसिस है उसको लेकर बनाया गया, फिर कुछ जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं वो एप्लीकेबल हैं और उसके आधार पर एक लिमिट डिसाइड की गई। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे। आइए कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखते हैं, या फिर उन सीमाओं को देखते हैं जो साइंस ने समय समय पर निर्धारित की, या फिर साइंस की प्रोग्रेस के साथ साथ ये सीमाएं बदलती गई। जैसा आप देख सकते हैं, बहुत पहले ये कहा गया कि कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, वो पदार्थ कोई भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक लिया है कि ये मैटर है, तो ऐसा एजम्पशन था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। लेकिन कुछ समय बाद इस हाइपोथेसिस को बदला गया और कहा गया कि कोई भी पदार्थ छोटे और उससे भी छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं या फिर एटम कहते हैं। तो इसके बीच में क्रिस्टल साइज भी आया। लोगों ने क्रिस्टल साइज की बात की कि क्रिस्टल का साइज क्या हो सकता है, वो लगभग नैनोमीटर साइज में आप बोल सकते हैं। और उससे भी नीचे जाकर लोगों ने एटम के साइज की खोज की, और उसका एटम का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर, या आप बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉम के रेंज में कहा गया। लेकिन कल्पना यहाँ ही खत्म नहीं हुई, हाइपोथेसिस यहाँ ही नहीं खत्म हुई, और इवन मेजरमेंट भी यहाँ खत्म नहीं हुए। लोगों ने फिर, आपने देखा जे सैमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसपे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसके बाद भी और एक्सपेरिमेंट हुए जिसपे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, और ये कहा गया कि एटम बेसिकली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो एलिमेंट रहते हैं। तो हमारा जो साइंस था वो और ज्यादा गहराई तक पहुंचा, और आप बोल सकते हैं 10⁻⁻14 मीटर की साइज को एस्टिमेट कर पाया या फिर उसको मेजर कर पाया। लेकिन इसके बाद ही हाइपोथेसिस यहाँ नहीं रुकी। ये ऐसा हुआ कि इसको फिर से बांटा जा सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंटल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एलिमेंटल चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंटल पार्टिकल्स नहीं है। एलिमेंटल पार्टिकल का मतलब अब उसके पुनः कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसके और छोटे टुकड़े संभव नहीं है, तथा इस पदार्थ से मिलकर ही या इस एलिमेंट से मिलकर ही कोई दूसरा तत्व बनता है। अगर आप देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना को फिर बात की गई इन टर्म्स ऑफ क्वार्क। क्वार्क को एलिमेंटल पार्टिकल माना गया। क्वार्क के अपने बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और ऐसा कहा गया कि स्ट्रक्चर के जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे ये कहा गया कि ये या तो प्रोटॉन है और या तो न्यूट्रॉन है। चार्ज को भी क्वार्क के हिसाब से डिसाइड किया गया कि प्रोटॉन का चार्ज +1 आ जाए और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये सिक्वेंशियल डेवलपमेंट साइंस में हुआ, और जहाँ जिसके तहत हम जा सकते हैं कि हमने लगभग 10⁻⁻15 मीटर की लेंथ को एस्टिमेट किया, मेजर किया, जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इसके बाद और एडवांस एक्सपेरिमेंट हुए जिसपे
बोल सकते हैं कि जो और एलिमेंटल पार्टिकल है क्वार्क वगैरह का भी एनालिसिस हुआ। हिग्स बोसॉन भी एक एग्जांपल है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया, जिसे गॉड पार्टिकल भी हम बोलते हैं। तो वो भी एक एलिमेंटल पार्टिकल है और उसका भी साइज कुछ इसी रेंज में एस्टिमेट किया गया 10⁻⁻18 मीटर में। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली या फिर हमारा जो एस्टिमेशन था उसकी अपनी लिमिटेशंस थी, और अभी प्रेजेंट सिनारियो में हमारा जो लिमिट है वो लगभग 10⁻⁻18 मीटर तक होता है। तो ये एक लिमिटेशन। इसके साथ साथ अगर आप पार्टिकल फिजिक्स पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं थोड़ा सा एंगल को बदल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव आपने पहले देखा, या जो अभी तक साइंस का एक्सेप्टेंस है, इसके साथ ही 1960 में एक कॉन्सेप्ट आया स्ट्रिंग थ्योरी का, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो एलिमेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी अवधारणा की बात हुई। मैं उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर एक चर्चा करूंगा ताकि वो पर्सपेक्टिव भी क्लियर हो जाए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो चार टाइप के होते हैं। एक ग्रेविटेशनल, जो कि आप कोर्स लेजर जो दूर ज़्यादा दूरियां हैं उनके बीच में लगता है, लार्ज साइज का मास है उनके बीच में लगता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि चार्ज पार्टिकल्स में लगता है। दूसरा वीक फोर्स, और तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये दोनों न्यूक्लियर के फोर्सेस हैं। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया यूनिफाइड थ्योरी का, अर्थात एक ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि कैसे ये चारों फोर्सेस को यूनिफाई किया जाए। तो जब ये यूनिफाई करने की कोशिश हुई तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, इन तीनों को तो यूनिफाइड किया गया, और स्टैंडर्ड मॉडल बोला गया इन यूनिफाइड थ्योरीज को। उसके आधार पर बहुत सारे डिफिनीशंस को दिया गया, बहुत सारी हाइपोथेसिस भी दी गई। लेकिन फिर भी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था वो यूनिफाइड होना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर दो समस्याएं आ रही थी। एक तो ये कि जो ग्रेविटी का फोर्स है वो लार्ज डिस्टेंस के लिए ट्रू है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स है वो आपका बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत नैनो रेंज पे या फिर माइक्रो रेंज पे जो आपके ऑब्जेक्ट है उनके लिए ट्रू है। लेकिन हम लोग जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, और देखा आपने पहले जो कैलकुलेशंस हमने पिछले उस पे किए कि कैसे रिलेटिविटी को और क्वांटम मैकेनिक्स को भी यूनिफाइड किया जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली जो आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और उसको साथ ही साथ आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उन दोनों को कैसे यूनिफाइड किया जाए। अगर इनको कर पाए तो हम उस न्यूक्लियस के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और बोल सकते हैं कि एक ये यूनिफाइड थ्योरी है जिसपे चारों फोर्सेस एप्लीकेबल हैं। तो वो जो एक प्लान था उसको यूनिफाइड करने के लिए, उसी को हम लोग स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं, आज वी कैन से सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और यहाँ पर एक ये भी प्रपोजल था कि अभी भी हमने एलिमेंटल पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन एलिमेंटल पार्टिकल बहुत सारे हैं, और अलग अलग एलिमेंटल पार्टिकल को लेकर हम लोग अलग अलग टाइप के एटम की परिकल्पना करते हैं या उनके फैब्रिकेशन की बात करते हैं, जो काफी हद तक बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। क्यों ना किसी ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल की बात की जाए जो केवल एक हो, या एक ही प्रकार का हो, और जिससे ही सारे पदार्थ बने हो, या फिर जिससे ही सारे मिलकर आगे जो संरचना है उसकी चर्चा की जाए। तो उसके आधार पर बात हुई, और स्ट्रिंग थ्योरी का एक अपना जमसन था। हम थ्योरी पे बात नहीं जाएंगे, बेसिकली आउटकम क्या निकला। तो आउटकम वही था कि जैसे आप अगर यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि हम बात करते हैं एटम की एटम की एटम के बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस में देख सकते हैं कि अपने पास न्यूट्रॉन है, ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं, और रेड कलर में प्रोटॉन है। फिर हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन भी आपका अलग अलग टाइप के क्वार्क को लेकर बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यू डी डी। वैसे ही जो प्रोटॉन है वो यू यू डी स्ट्रक्चर को लेकर बना हुआ है। इवन इनके बीच का भी जो इंट्रैक्शन है वो ग्लूऑन के माध्यम से हो रहा है, जो आपके क्वार्क पार्ट हैं। इसके बाद भी जंक्शन दिया गया कि क्वार्क भी जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, अर्थात स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से ये भी ब्रेक हो सकता है, ये एलिमेंटल पार्टिकल नहीं है। और इस क्वार्क को ब्रेक करके इन्होंने दिया पार्टिकल, स्ट्रिंग को नाम दिया, या आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग पार्टिकल, स्ट्रिंग थ्योरी ने। और इसका साइज और भी छोटा है, इवन ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिया गया आपका जो
प्लांक लेंथ है, प्लांक लेंथ जो आपका 10⁻⁻35 मीटर। कहा गया कि उस छोटे साइज की कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, अब स्ट्रिंग बोल सकते हैं कि एक 2 डायमेंशनल लेंथ है जिसका थिकनेस 0 है, या बेसिकली 1 डायमेंशनल है, सॉरी, थिकनेस और आपका डेप्थ और हाइट नहीं है, केवल 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अभी भी 10⁻12, 15, 16 लेवल पर ही है, 18 लेवल पे भी है, तो हम इतने छोटे जो ऑब्जेक्ट है उसको आप एज ए पार्टिकल या फिर एज ए पॉइंट ही मान के चल रहे हैं, हम लोग लेंथ नहीं मानते हैं। और जैसे कि स्ट्रिंग आप देखते हैं, स्ट्रिंग में बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, जब वाइब्रेशंस होते हैं तो हम इस पर नोट बनते हैं, तो उस टाइप का जो सिस्टम डिजाइन होता है उसको आप बोल सकते हैं कि वो एक अपने आप में एक पार्टिकल है। तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ कहने का था कि जो फिजिक्स पर्सपेक्टिव है, और ये कह सकते हैं जो पार्टिकल फिजिक्स पर्सपेक्टिव है, वो स्ट्रिंग को या फिर स्ट्रिंग पार्टिकल को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानता है, बट ये भी एक तरीके से हाइपोथेसिस है। यहाँ पर भी बहुत सारे अभी भी डिबेटेबल इश्यूज हैं। कुछ लोग स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग स्ट्रिंग थ्योरी को नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं और उस पर लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस, टाइम और स्पेस दोनों को कंसीडर किया हुआ है। तो वो एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर फिर समराइज करूंगा कि जो अपना एलिमेंटल पार्टिकल है जो अभी फिजिक्स एक्सेप्ट करती है वो क्वार्क तक है और इलेक्ट्रॉन तक है। इसके बाद लेकिन क्वार्क और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो क्वार्क है उनको भी फिर से ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट पार्टिकल फिजिक्स ने दिया है। और ऐसा आप जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वार्क को आप इस तरीके के उनमें अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग्स में बांट सकते हैं। तो स्ट्रिंग अगर बदल जाएगी तो उसका जो मटेरियल, उसका नेचर बदल जाएगा, और कहा जा रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है वो फंडामेंटल है या फिर आपका एलिमेंटल पार्टिकल है। और अभी तक आप देखें जो भी वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप है, अर्थात ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे आप छोटी से छोटी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वो आपका टेवाट्रॉन एक्सेलरेटर है। और इसकी जो बेसिकली मेजर करने की क्षमता है वो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻19 मीटर है। अर्थात आप ये जानते हैं कि जो क्वार्क का है वो 10⁻⁻18 है। ये क्वार्क को या फिर क्वार्क के डायमेंशन को आसानी से मेजर कर सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि साइंस की ये एक लिमिट है। तो हम बात कर रहे थे अभी तक लिमिट टू स्मॉलनेस, अर्थात सूक्ष्मता की सीमाएं। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक लिमिट है किसी भी लेंथ को मेजर करने की। 10⁻⁻19 जो बेस्ट माइक्रोस्कोप है उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप थ्योरेटिकल बात करेंगे तो आपका स्ट्रिंग पार्टिकल एक तरीके से एज्यूम किया जा सकता है कि वो सबसे छोटा है। बट अभी की जो साइंस में जिसको हम लोग एविडेंस के तौर पर मानते हैं, तो आप बोल सकते हैं वो सारे एलिमेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर क्वार्क या उसी श्रेणी के और भी पार्टिकल्स। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं लिमिट्स टू स्मॉलनेस के अंतर्गत डिस्कस करना चाहूंगा, वो है क्वांटम नेचर ऑफ मैटर। क्योंकि जब हम अति सूक्ष्म लेवल पर बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई पदार्थ बहुत ही छोटा है या उसका साइज उस रेंज में है जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती है, तो वो कैसे बिहेव करता है। यह थ्योरी काफी पॉपुलर है, आप सभी परिचित होंगे। मैं बस यहाँ पर एक तरीके से आपको नैनो मटेरियल की जो लिमिट टू स्मॉलनेस का कॉन्सेप्ट है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आप सब जानते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, अर्थात कोई भी पदार्थ या कोई भी मैटर वेव जैसा बिहेव कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई वेव है तो उस पर पार्टिकल भी हो सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने लाइट से लिया, और ये भी कहा गया कि लाइट जो है वो एज ए वेव की तरह के चलती है, साथ ही साथ तो वो पार्टिकल जैसी भी बिहेव करती है, और उसकी एक एनर्जी को क्वांटा का नाम दिया गया, फोटॉन कहा गया। तो वो एक कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली कहा गया कि अगर कोई मैटर है जो काफी तेज मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, और अगर उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स दायरे में ला सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो पदार्थ एक वेव जैसा बिहेव कर रहा है। अब अगर वो पदार्थ वेव जैसा बिहेव कर रहा है तो वेव के बहुत सारे नेचर को फॉलो करेगा। और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है,
तो ये एक मैटर है, ये एक पार्टिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करता है, जो कि v वेलोसिटी काफी हाई है, तो आप बोल सकते हैं बहुत छोटा पार्टिकल है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ये एक वेव जैसा बिहेव करेगा। तो क्या उसके नेचर हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एक वेव को डिजाइन किया हुआ है। तो वेव का अपना एक नेचर होता है लैम्डा, अर्थात वेवलेंथ। आप बोल सकते हैं कि अगर आप इस टॉप से टॉप को देखें तो ये जो लेंथ हो रही है, डिस्टेंस हो रही है, इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, या फिर बॉटम से बॉटम को आप देख सकते हैं, इस पीक को, इसको भी आप लैम्डा बोलते हैं। तो वेव जो है, वेव को बेसिकली वेवलेंथ के माध्यम से डिस्क्राइब किया जा सकता है, और ये बहुत सारी वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। उसी तरीके से आइए अब हम अगर पार्टिकल की बात करें, तो पार्टिकल में चूंकि एक वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, जैसा आप जानते हैं कि p इज इक्वल्स टू एम वी। अगर मास m है और v वेलोसिटी है तो mv हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी काफी ज्यादा है, मैं मान लेता हूँ इट्स इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट, क्वांटम मैकेनिक्स होगी एप्लीकेबल, तो आप बोल सकते हैं p इज इक्वल्स टू mc। ये इक्वेशन लग सकती है मोमेंटम का। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो E है क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी से, आपका वो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू उसका फ्रीक्वेंसी है, या आप बोल सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये कॉन्सेप्ट भी नोन है। इसके साथ साथ अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पर लाएं, तो जो आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी कि किसी भी मास अगर वो वेलोसिटी ऑफ c से मूव करता है तो वो इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है, और वो एनर्जी कितनी हो सकती है, m इंटू सी स्क्वायर। अर्थात अगर कोई मास बहुत कम है लेकिन अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, एम सी स्क्वायर। और अगर आप यहां से ले तो आप ये बोल सकते हैं कि P में और लैम्डा में क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर और P इज इक्वल्स टू एम सी। आप चाहें तो यहाँ पर से m को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर mc को, और P और लैम्डा के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं लैम्डा और जो पार्टिकल का वेलोसिटी है v के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। इसी को हम लोग एक तरीके से वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोल रहे हैं, कि अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड में, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो वो एक वेव जैसा बिहेव करेगा। इसको थोड़ा सा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा अगर मैंने कहा कि अगर आप उन दोनों को लेते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो P है वो इक्वल टू हो जाता है H अपॉन लैम्डा, अर्थात जो मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ के। आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ का वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा है उस पार्टिकल का तो फिर उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी। या आप बोल सकते हैं अगर आप किसी भी मूविंग स्मॉल ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करना होगा या चेंज करना होगा। आइए इसको और एक्सपेरिमेंट के एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये आप एक्सपेरिमेंट प्रूफ जो इन्होंने भी किया था, डेविसन एंड जर्मन ने इन 1925 में, और इन्होंने क्या किया था, हु फाउंड द इलेक्ट्रॉन विल डिफ्रैक्ट एंड इंटरफेयर लाइक वेव जस्ट लाइक एक्सरे फोटोन। और इसके लिए उन्होंने एग्जांपल लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ये ले ले 5.97 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है कि 9.11 × 10⁻28 ग्राम होता है। अब हमारे पास v की भी वैल्यू है, m की भी वैल्यू है, वी कैन कैलकुलेट द p। अगर आप यहाँ से p करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी। h प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू पता है आपको, v की वैल्यू पता है। अगर हम इसको यूज करें, यूनिट को कन्वर्ट करें, तो हम देख पाएंगे कि लैम्डा की वैल्यू लगभग 0.122 नैनोमीटर होती है, अर्थात एंगस्ट्रॉम रेंज में पहुंच रही है। और वो एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होती है, सिमिलर टू एक्सरे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस रेंज में है 10⁶ मीटर पर सेकंड के रेंज में, तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सरे जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ से ये निकल गया है कि कोई भी मटेरियल
वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फॉलो करता है, अर्थात अगर बहुत स्मॉल पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो एज ए वेव बिहेव करेगा। ये कॉन्सेप्ट भी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि हम वहाँ पर पार्टिकल के बहुत छोटे होने की बात करते हैं और उस लेवल पर जाके क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती है। हम इस क्वांटम मैकेनिक्स और इस टाइप के बिहेवियर की चर्चा किसी और सेगमेंट में या फिर और डिस्कशन में डिटेल में करेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशन होने से जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज बदलती हैं या फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज हम लोग फिर से चर्चा में वापस आते हैं और बात कर रहे थे सूक्ष्मता की सीमाओं पर, अर्थात लिमिट टू स्मॉलनेस। तो नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को थोड़ा और समझने के लिए अभी हम चर्चा करेंगे कुछ और रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स की। आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरणों की जिनसे नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो साइंस की जो लिमिट ऑफ स्मॉलनेस है उसके बारे में कुछ और जानकारी मिले। देखिए, नैनो साइंस या फिर नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में ऐसा कुछ नया नहीं है। हम लोग अभी तक उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो हमारे पास अवेलेबल टूल थे उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होता गया, नए नए टूल आते गए, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर आप बोल सकते हैं जो लिमिट ऑफ स्मॉलनेस है वो अपने आप में घटती चली गई और हम छोटे से छोटे स्केल पर काम करते रहे। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल एग्जांपल्स देखें तो आप वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर या बहुत सारे ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो नैनो स्केल को बहुत अच्छी तरीके से लागू करते हैं। और एक तरीके से नैनो टेक्नोलॉजिस्ट या फिर नैनो साइंटिस्ट नेचर से इंस्पायर होकर भी बहुत कुछ नए सिस्टम या डिजाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च वर्क भी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल किए जा रहे हैं जो नेचर इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैं चर्चा करूंगा नैनो मोटर और नैनो डिवाइस की। तो वो सबसे छोटे से छोटे नैनोमीटर या फिर नैनो डिवाइस क्या है? ऑफकोर्स अभी प्रेजेंट सिनारियो में काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो लोग स्मॉल स्केल या फिर नैनो स्केल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। कुछ क्लासिकल एग्जांपल मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। जैसे एक एग्जांपल है जो कि बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है, लीनियर स्प्रिंग मोटर, या फिर इसको स्पेसमोनिक मीटर भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसमोनिम स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले करीब करीब 1676 में देखा गया। यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो एक हेड के शेप में है, आप ये देख सकते हैं हेड जैसा है, और ये एक्सटेंड हो रहा है। तो इसको हम लोग मोटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक्सटेंडेड स्टेट में इस टाइप का हो सकता है जिसका एक्सटेंशन कुछ मिलीमीटर तक हो सकता है। अब फिर से जब कंप्रेस होगा या फिर वापस आएगा तो इस स्टेट में हो जाएगा, इंटरमीडिएट में ऐसा रहता है। और ऐसा क्यों हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट बदल जाता है। अलाइनमेंट ओरिएंटेड हुआ तो ये स्टेज ए में चला जाता है, और अगर अलाइनमेंट बदल जाएगा तो ये इस साइज में आ जाएगा। और इस हेड का साइज लगभग 50 माइक्रोमीटर एस्टिमेट किया गया। इसके साथ साथ अगर आप बात करें इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लगभग 10 नैनो न्यूटन्स का ये जो फोर्स अप्लाई करता है। और सबसे खासियत है कि ये मोटर की जो स्पीड थी वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, काफी फास्ट है या काफी क्विक है। तो ये एक बायोलॉजिकल एग्जांपल है, आप कह सकते हैं कि कैसे कोई मोटर डिजाइन की जा सकती है। और लीनियर मोटर का एक उदाहरण है जो कि नैनोमीटर स्केल में काम कर रहा है। हम यहाँ एग्जैक्टली नैनो तो नहीं बोलेंगे, बट ये कह सकते हैं कि बहुत ही माइक्रो लेवल या स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है। और ये एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हम बात करें लिमिट टू स्मॉलनेस की, अर्थात जब हम नैनो की बात करें तो हम कहाँ पर अपने को बेसिकली लिमिट कर पा रहे हैं, या फिर हमारी लिमिटेशंस क्या हैं जब हम लोग एज ए नैनो मटेरियल या नैनो साइंटिस्ट काम करते हैं। तो ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल एग्जांपल था। वैसे ही दूसरा और एग्जांपल है नैनो ट्रांजिस्टर इन द बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजी में बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक आयन चैनल है और ये सिमिलर वैसे ही काम करता है जैसे हमारा मॉसफेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एक ये आपका एक आउटर लेयर है सेल का और ये इनर लेयर है सेल का।
ये यहाँ पर एक ऐसा सेल मेम्ब्रेन है जिसपे टॉप में एक सिलेक्टिव फिल्टर रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्टिव फिल्टर है। और अगर किसी तरीके से कैल्शियम आयन आकर यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कैल्शियम प्लस आयन गेटेड के चैनल। तो जैसा कि आप बोलते हैं कि किसी भी मॉसफेट में आप एक बायस लगाते हैं तो वो गेट या तो ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो आपके पोटेशियम आयन है वो अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं जब आपका कैल्शियम यहाँ आएगा या कैल्शियम इसको कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल क्लोज्ड है, कैल्शियम आयन यहाँ पर नहीं है, ये चैनल आपको यहाँ देख सकते हैं, इसलिए सेंट्रल ये आपका जो कैविटी है इससे कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। जबकि इसके अपोजिट आप यह फिगर 2 में देखिए चैनल ओपन है, क्योंकि यहाँ पर आपके कैल्शियम आयन एक तरीके से एक इसको गेट को कंट्रोल कर रहा है और ये गेट ओपन हो जाता है। तो जैसे आप मॉसफेट बोलते हैं उसी तरीके से ये सिस्टम भी काम करता है। तो ये भी एक अपने आप में एग्जाम्पल है। तीसरा अभी चर्चा होती है कि हाउ कैन वी बेसिकली सी व्हाट वी मेक, अर्थात जब हम कुछ बना रहे होते हैं नैनो स्केल पर बना रहे हैं, क्या बनाते हुए भी उसको देखा जा सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि जब हम छोटा बना रहे हैं अगर हम उसको देख नहीं पाएंगे तो कैसे बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए स्क्रीन में मैं ये लिख रहा हूँ कि सी, अगर मैं ये सी लिख रहा हूँ एस डबल ई, तो अगर मैं ये देख पा रहा हूँ लेटर की साइज में, अगर ये मैं इसको कर्सर को देख पा रहा हूँ तो ही लिख पाऊंगा। सिमिलरली अगर हम किसी डिवाइस को या फिर किसी पदार्थ को या फिर किसी डिजाइन को बना रहे हैं तो अगर देख पाए तो बनाना आसान होगा। तो उसके संदर्भ में चूंकि आपने पहले भी देखा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का जो डेवलपमेंट हुआ ये बहुत अहम था। स्टीएम को यूज करके हम फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल है जिसपे कॉपर एटम्स को एक सर्कल के रूप में डिजाइन किया गया है। आप ये देख सकते हैं फिगर 1 पे जब शुरू किया गया कुछ एटम अलाइन किए गए, फिर फिगर 2 पे कुछ और एटम अलाइन किए गए सर्कुलर फॉर्म में, तीसरे में और एटम अलाइन हुए और चौथे में आप देख सकते हैं एक एक पूरे एटम्स को सर्कल के फॉर्म में दिया गया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मूवमेंट रहता है और ये पूरा सर्कल है इसलिए कि कुछ एक तरीके से स्टैंडिंग वेव भी फॉर्म हो रही है, बट ये आपके जो है वो एक मैनिपुलेटेड एटम्स हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटे ऑब्जेक्ट को देख भी सकते हैं, आप मतलब यहाँ पर एटॉमिक लेवल पर हम ऑब्जेक्ट को देख भी सकते हैं और उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये एक अपने आप में आप बोल सकते हैं अचीवमेंट है, या एक अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक लिमिट है स्मॉलनेस की जब हम नैनो स्केल पर काम करते हैं या फिर नैनो मटेरियल्स पे काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने लायक है कि जो ये कंट्रोल है ये ज्यादातर 2 डायमेंशनल कंट्रोल है, 3 डायमेंशनल कंट्रोल अभी भी काफी कठिन है। ज्यादातर माइक्रो लेवल या फिर आप बोल सकते हैं कि मिलीमीटर लेवल पर ही हम काम करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पे यह है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट टू स्मॉलनेस की, तो ऐसे कौन से वो मेथड्स हैं, ऐसे कौन से वो टूल हैं जिनको हम लोग यूज करके छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज द एबिलिटी टू मेक द वेरी लिमिटेड और स्मॉल साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या हम एटॉमिक साइज का बना सकते हैं जैसे आपने देखा है एसटीएम में, क्या उससे भी छोटा साइज का बना सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर वो क्या मेथड्स है जो हम यूज करते हैं। एक कॉमनली नोन मेथड है लिथोग्राफी। कई बार लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं बहुत छोटे साइज के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, लोग लाइट का भी यूज करते हैं, फोटोलिथोग्राफी हम बोलते हैं, ई बीम लिथोग्राफी बोलते हैं। तो लिथोग्राफी के यूज करके हम ज्यादातर सेमीकंडक्टर या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को डिजाइन करते हैं या फिर डिवाइसेस को डिजाइन करते हैं। यहाँ पर इसका लिथोग्राफी का बहुत छोटे छोटे पैटर्न जो माइक्रो लेवल पर है उनको डिजाइन करने में यूज किया जाता है और काफी अच्छा कंट्रोल है। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो जनरली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल इसके बाद दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी दिया हुआ है, अर्थात मेटेलिक डिपोजिशन आप कर सकते हैं किसी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर में, वहां पर आप एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल करके आप 3D टाइप का स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हैं। बट टेक्निक में कंट्रोल अचीव करना काफी कठिन है और बहुत ज्यादा रिपीटेबल नहीं है। लेकिन ये अपने आप में काफी इसकी संभावना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी हम यूज करके बहुत ही स्मॉल स्केल के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं।
ऑप्टिकल ट्वीजर ये भी काफी पॉपुलर टॉपिक है, जिसपे लाइट बीम को यूज किया जाता है। जो ट्वीजर ट्वीजर मतलब जैसे आप देखते हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए ट्वीजर का उपयोग करते हैं, पकड़ के उठा के आप दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। वैसे अगर ऑप्टिकल लाइट को यूज करके बहुत छोटे साइज के स्मॉल पार्टिकल को रिलोकेट किया जाए और कुछ डिजाइन दिया जाए तो वो ऑप्टिकल ट्वीजर है। सेल्फ असेंबली काफी प्रॉमिसिंग है, और बहुत सारे जो केमिस्ट्री अप्रोच में लोग काम करते हैं सेल्फ असेंबली को काफी प्राथमिकता देते हैं। सेल्फ असेंबली से बहुत ही स्मॉल साइज पे चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी इसके ऑप्टिमाइजेशन के और कंट्रोल की अपनी अलग चैलेंजेस हैं। वो हम कभी बाद में जब लिथोग्राफी या फिर आप जो मटेरियल फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा अभी भी कॉन्सेप्ट वही है कि ये सारे जो टेक्निक है इनको यूज करके किस लेवल पर हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या किस साइज के पार्टिकल को बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इंड्यूस पैटर्निंग भी की जाती है, जिसपे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करके आप एटम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग जैसे भी रिसेंटली 3D प्रिंटिंग और इस टाइप के चीजें उपयोग में आ रही हैं, जिनको आप यूज करके अलग अलग टाइप के स्मॉल स्केल पर चीजों को बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी भी स्मॉल स्केल पे आप मिलीमीटर पे आसानी से बना सकते हैं। माइक्रोमीटर पे जाने के लिए आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, माइक्रोमीटर से नीचे जाना 100 नैनोमीटर 50 नैनोमीटर जाना काफ़ी चैलेंजिंग है। हम ई बीम लिथोग्राफी को यूज करके उस हद तक जा सकते हैं, या फिर सेल्फ असेंबली या उनको अगर किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए तो भी हम कुछ 10-20 नैनोमीटर के स्केल को अचीव कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं हमारे पास, मेथड हैं जिनको उपयोग करके हम 100 नैनोमीटर या फिर 10 नैनोमीटर की स्केल पर भी कुछ पैटर्निंग या फिर कंट्रोल फैब्रिकेशन कर सकते हैं। डिटेल डिस्कशन हम इस पे फिर कभी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक उद्देश्य था कि इनकी लिमिट की हम बात करें या फिर लिमिट टू स्मॉलनेस से इसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बस एग्जांपल के लिए रखा हुआ है कि कितना छोटा ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं करीब 45 नैनोमीटर का गेट डिजाइन किया गया है ई बीम लिथोग्राफी को यूज करके, और ये आप देख सकते हैं मॉसफेट का स्ट्रक्चर है, ड्रेन सोर्स और पॉली सिलिकॉन लिया गया है। तो एक तरीके से ये है कि 20 नैनोमीटर स्केल को भी डिजाइन करने में इन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के हिसाब से। अगला आप एग्जांपल देख सकते हैं ऑप्टिकल ट्वीजर को। ऑप्टिकल ट्वीजर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो लाइट बीम यूज की जाती हैं, और लाइट बीम यूज करके आप गोल्ड को पैटर्न किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल कैसे एस और पी फॉर्मेट में पैटर्न किए गए हैं, अर्थात एस और पी लिखा गया है ऑप्टिकल ट्वीजर को यूज करके। तो ये जो अपने आप में दिखाता है कि नैनो स्केल पे कैसे हम चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप सेल्फ असेंबली का देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल को इस स्ट्रक्चर पर अलग अलग जगह पर कंट्रोल वे में फंक्शनलाइज किया गया है या फिर कोट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 नैनोमीटर तो आप ये स्केल है, अर्थात आपका ये जो बड़ा पार्टिकल है वो 30 नैनोमीटर का है, तो गोल्ड नैनो पार्टिकल का साइज उससे कहीं ज्यादा छोटा है। अर्थात अगर सेल्फ असेंबली को सही तरीके से किया जाए और उसको कंट्रोल किया जा सके तो हम कह सकते हैं कि रियलिटी में हम ऑलमोस्ट नैनोमीटर स्केल को अचीव कर सकते हैं। तो अंत में हम इसको यहाँ पर समराइज करना चाहेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स क्या है। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो वो हमारा प्लांक लेंथ है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिस पे है वो स्ट्रिंग पार्टिकल है, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्लांक लेंथ के बराबर होता है। लेकिन अभी जो फिजिक्स एक्सेप्टेबल है या जो साइंस एक्सेप्टेबल है उसके हिसाब से हम एलिमेंटल पार्टिकल को ले सकते हैं, और एलिमेंटल पार्टिकल का साइज लगभग 10⁻⁻18 मीटर के रेंज में होता है। जो हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट माइक्रोस्कोप है उसको यूज करके हम ऑलमोस्ट 10⁻⁻19 मीटर तक की स्केल को मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा टेक होम है। दूसरा, चूंकि जब पार्टिकल बहुत छोटे साइज में होता है और अगर उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वेव पार्टिकल डुअलिटी का कांसेप्ट लागू होता है। क्वांटम नेचर ऑफ मटेरियल हम कह सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के काफी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। साथ ही साथ हमने ये
भी देखा कि नेचर इंस्पायर्ड फैब्रिकेशन, बहुत सारे ऐसे ही नेचर में अवेलेबल सिस्टम्स हैं जो नैनोमीटर स्केल पर हैं और वो बनाए गए हैं। और अगर आप बात करें कि चैलेंजेस क्या है नैनो फैब्रिकेशन में, तो आप एसटीएम को यूज करके एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ई बीम लिथोग्राफी को यूज करके आप सब नैनोमीटर स्केल में, आप बोल सकते हैं 1020 नैनोमीटर स्केल में भी आप चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। कि अगर सेल्फ असेंबली को यूज किया जाए तो भी हम कुछ नैनोमीटर तक की साइज तक जा सकते हैं। तो नैनो मटेरियल पर्सपेक्टिव से या फिर नैनो साइंस पर्सपेक्टिव से, नैनो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, लिमिट टू स्मॉलनेस, हमारे पास जो अवेलेबल टूल्स हैं या जो मेथड हैं उनसे किस स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम डिजाइन कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, उस हद को ही हम लोग सूक्ष्मता की सीमा या फिर लिमिट ऑफ स्मॉलनेस कह सकते हैं। आज के लिए यहीं पर रुकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।